हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 39 देखेंगे और इस लेक्चर और अगले एक दो लेक्चर के अंदर हम मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में जो मेजर रिफॉर्म हुआ था वो हुआ था 2015 में। ठीक है, और उस रिफॉर्म के ज़्यादातर जो रिकमेंडेशंस थे वो डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी के तहत आए थे। तो डॉक्टर उर्जित पटेल की कमेटी इट वाज सेटअप ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डॉक्टर रघुराम राजन जी। तो डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी 2013 में बनाई गई थी। उस वक्त डॉक्टर रघुराम राजन जी आरबीआई के गवर्नर थे और डॉक्टर उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर थे हु इज इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो डॉक्टर उर्जित पटेल इनके चेयरमैनशिप में ही वॉज द हेड ऑफ दिस कमेटी और इस कमेटी का नाम था कमेटी टू रिव्यू एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस कमेटी का काम ये था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी अब तक जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो जिस तरह से बनती है उन सारे एस्पेक्ट को रिव्यू किया जाए और सजेशंस दिया जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रिफॉर्म करना है, उसे मजबूत बनाना है तो वो बदलाव क्या होने चाहिए। तो ये कमेटी 2013 में बनाई गई थी। इस कमेटी ने जनवरी 2014 में जनवरी 2014 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया एंड देन इन 2015 अ फ्रेमवर्क मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क वाज साइंड बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन दोज framework whatever things have been agreed in that framework they have been incorporated in RBI Act 1934। तो वो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ लार्जली हम उर्जित पटेल कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस थे उन रिकमेंडेशंस को देखेंगे और यहाँ जो भी मैंने रिकमेंडेशंस मेंशन किए हैं these were the major recommendation, okay, these are the almost maximum recommendations and all these recommendations have been accepted। so let's begin। और टाइम बचाने के लिए मैंने इन recommendations को पहले से लिख दिया था। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला मेजर चेंज था वो ये था कि जो पहला मेजर रिकमेंडेशन था और जो बड़ा बदलाव आया आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में वो था कि मॉनेटरी पॉलिसी टू बी ड्राफ्टेड इन रेफरेंस टू सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन। यानी कि 2014-15 से पहले आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती थी वो डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन के आधार पे बनाती थी। अब देखिए अगर हमें अपनी इकॉनमी में इन्फ्लेशन मेजर करना है तो इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, एक होता है सीपीआई। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर भी इन्फ्लेशन को मेजर करता है और भी अलग अलग सेक्टर में इन्फ्लेशन को मेजर करने के और भी इंडेक्स नंबर हैं और डब्ल्यूपीआई सीपीआई इनको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने आपको जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ाया था। पर मैं यहाँ एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। देखिए डब्ल्यूपीआई के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो भी फर्म्स हैं या जो प्रोड्यूसर हैं वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जब होल सेलर को बेचते हैं तो होल सेलर को जो भी प्राइसेस पड़ता है अगर वहाँ होल सेलर के लिए प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो जो इन्फ्लेशन होती है वो डब्ल्यूपीआई मेज़र करता है। लेकिन सीपीआई जो होता है ये रिटेल इन्फ्लेशन होता है। मतलब क्या है कि देखिए ये कुछ इस तरह से बनता है। लेट मी टेल यू दिस थिंग। ओके, इसको यहाँ अगर बनाएं तो ये किस तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे इकोनॉमी में जैसे देखिए ओके जैसे देखिए हमारी इकोनॉमी में जो भी गुड्स बनती हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बनते हैं उनको फर्म्स या प्रोड्यूसर बनाते हैं। फर्म्स
इन गुड्स एंड सर्विसेज को सबसे पहले किसको बेचते हैं? होलसेलर को, होलसेलर। तो ये फर्म्स अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली होलसेलर को बेचते हैं। होलसेलर बेचता है रिटेलर को, ठीक है, और फिर रिटेलर से चीज़ें शॉपकीपर्स तक आती हैं, शॉपकीपर्स तक आती हैं, और शॉपकीपर से फिर हम कंज्यूमर्स आते हैं। अब देखिए कि कुछ ऐसे भी हैं, अब ऐसे भी आपको कुछ शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे जो रिटेल लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ भी आपको कंज्यूमर्स मिल सकते हैं। अगर आप वॉलमार्ट या फिर इंडिया में जो भी स्टोर्स हैं, जो बड़े बड़े बिग बाज़ार स्टोर हैं या फिर जो भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ठीक है, मोर हो गया, बिग बाज़ार हो गया, रिलायंस के जो स्टोर हैं, ये लोग ये रिटेलर हैं और जो भी इनके स्टोर से सामान खरीदते हैं वो कंज्यूमर हैं। यानी कि कंज्यूमर यहाँ डायरेक्ट रिटेलर के पास भी शॉपिंग कर सकता है या तो फिर वो शॉपकीपर से ले सकता है। तो देखिए, जब भी हम इन्फ्लेशन को इस लेवल पे मेजर करते हैं, ओके लेट मी, अगर हम इन्फ्लेशन को यहाँ मेज़र करते हैं, यहाँ पर होलसेलर लेवल पे जो भी प्राइसेस हैं, अगर इन प्राइसेस पे अगर हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं, होलसेलर को फर्म या प्रोड्यूसर से जो भी प्राइस पड़ रही है, अगर वो प्राइस बढ़ रही तो यहाँ जो हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं होलसेलर के लेवल पे, यही होता है WPI बेस्ड इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये एक इंडेक्स नंबर है जो कि होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है। और जब भी हम इन्फ्लेशन इस लेवल पे यानी रिटेलर लेवल पे या फिर शॉपकीपर लेवल पे, जब भी यहाँ पे जो भी प्राइसेस बढ़ी हैं जिसको कि हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं, तो अगर हम इस रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो ये होता है CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक इंडेक्स नंबर है जो कि रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है, और अगर हमें होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करें तो WPI करता है। अब देखिए, WPI और CPI में ये तो फ़र्क हो गया कि ये तो होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है, जबकि CPI जो है ये कंज्यूमर लेवल पे या रिटेल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ जो इन्फ्लेशन होता है ये डायरेक्टली किसके ऊपर बर्डन आता है? कंज्यूमर्स के ऊपर, बिकॉज ये वो प्राइस है जिस पे कंज्यूमर सामान खरीद रहे हैं। तो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो भी होता है वो कंज्यूमर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये भी देखिए, और जैसे जैसे फर्म से होलसेलर रिटेलर जैसे हम नीचे आते हैं, प्राइसेस बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होगा ऑफ कोर्स WPI इन्फ्लेशन से ज़्यादा होगा, बिकॉज कंज्यूमर पे पड़ने वाला इन्फ्लेशन इस चैन में यहाँ पर आकर है। तो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज़ हायर देन WPI बेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। और जो दूसरा फ़र्क है वो ये है कि जो WPI इन्फ्लेशन होता है इसमें हम सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड ओनली गुड्स, ओके। जो भी कमोडिटीज़ हैं, गुड्स एंड कमोडिटीज़, उनको लेते हैं। सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं WPI इंडेक्स नंबर में जब भी हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। जबकि CPI एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो कि इन्फ्लेशन को मेजर करता है रिटेल लेवल पे, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड होते हैं। सो इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल, ठीक है। तो यही कारण था कि उर्जित पटेल की कमेटी ने पहला रिकमेंडेशन दिया कि जो RBI है ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी रिटेल इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, दैट इज़ CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, बिकॉज ये इन्फ्लेशन लोगों के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो इन्फ्लेशन लोगों पे पड़ता है वो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है, ठीक है। और दूसरी बात है कि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है, बिकॉज इसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड होते हैं, जबकि WPI जो है ये एक तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरी इसकी जो ड्रॉबैक है वो है इट डज नॉट शो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पीपल, और सेकेंड WPI डज नॉट इंक्लूड प्राइसेस ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया। तो सिंस WPI बेस्ड जो इंडेक्स नंबर है फॉर इन्फ्लेशन ये होलसेल लेवल पे काम करता है,
और इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होते हैं, इसलिए ये उतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं देता है जितना सीपीआई देता है। साथ ही साथ सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन लोगों के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। तो अगर जो भी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन पे होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन था। और फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स आरबीआई अपनी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है दैट मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ बीन ड्राफ्टेड विद रेफरेंस टू सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन। तो ये पहला मेजर रिकमेंडेशन था विच आरबीआई और गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड इट। सेकेंड रिकमेंडेशन क्या था, देखिए सेकेंड रिकमेंडेशन था कि आरबीआई शुड रिड्यूस द करंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई शुड रिड्यूस द करंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज 10% टू 6% लेवल विद इन 2 ईयर्स। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये कमेटी बनाई गई थी 2013 में, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था जनवरी 2014 में। तो 2013-14 में जो इन्फ्लेशन था इंडिया में इट वाज समवेयर अराउंड 10 to 11%। तो इस कमेटी का कहना यह था कि जो 2014 में इन्फ्लेशन लेवल है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10%, इसको आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू विद इन 2 ईयर्स का मतलब है 2016 तक इस 10% इन्फ्लेशन को 6% लेवल पे ला दे। ओके, तो ये दूसरा रिकमेंडेशन था और इसको आरबीआई ने एक्सेप्ट किया एंड इट वाज एडॉप्टेड इन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन 2015। ठीक है, अब देखिए तीसरा रिकमेंडेशन क्या था। देन आफ्टर आरबीआई मस्ट मेंटेन द सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन लेवल टू 4% विद टॉलरेंस ऑफ ±2%। यानी पहली बात तो ये है कि 2014 में ये जो 10% का इन्फ्लेशन है 2 सालों के अंदर यानी 2016 तक आरबीआई से 6% के लेवल पे ला दे। साथ ही साथ एक बार जब इन्फ्लेशन सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन 6% पे आ जाए फिर आरबीआई का काम है कि वो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाए कि वो इंडिया में इन्फ्लेशन लेवल को इस पे मेंटेन रखे 4% विद टॉलरेंस ऑफ ±2%। यानी कि 4%, मतलब कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% होना चाहिए, लेकिन अगर वो ±2% ऊपर नीचे होता है देन इट इज़ ओके। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फिर कितना हो जाएगा, अगर 4 + 2 यानी कि इन्फ्लेशन मैक्सिमम 6% होना चाहिए, 4 - 2 दैट इज़ 2%। यानी आरबीआई की जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होनी चाहिए वो 2 to 6% होनी चाहिए। ठीक है, ideally he has to maintain the ideal that the most promising inflation level will be 4%, but if vary by ±2% then it is okay। ठीक है, और अगर आरबीआई इस ये जो रेंज है अगर इस रेंज में इन्फ्लेशन को नहीं रख पाती है तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल मानी जाएगी फॉर दैट क्वार्टर और फॉर दैट ईयर। तो जितने महीने जितने क्वार्टर तक आरबीआई की इन्फ्लेशन टारगेटिंग इस रेंज के बाहर होगी उतने मंथ या उतने क्वार्टर के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल मानी जाएगी। और ये जो रिकमेंडेशन था ये भी एक्सेप्ट हो गया था। चौथा रिकमेंडेशन देखिए क्या था। चौथा रिकमेंडेशन था कि आरबीआई शुड अडॉप्ट फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। देखिए मैंने जब आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा पढ़ाई उस वक्त मैंने बताया कि अगर हमें इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है तो आरबीआई को अपनी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी रेट्स को बढ़ा देती है तो मनी सप्लाई कम होती है। लेकिन जब भी मनी सप्लाई कम होती है तो हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिड्यूस होता है, यानी प्रोडक्शन भी फॉल करता है, क्योंकि फर्म्स को जितना इजी लोन मिलेगा उतना ज़्यादा वो एक्सपेंड करेंगे, उतना प्रोड्यूस करेंगे, और मनी सप्लाई से डिमांड बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन को और बूस्ट मिलता है, बिकॉज फर्म्स की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है। लेकिन चूँकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है ही, तो इन्फ्लेशन को हम टारगेट करते हैं, ये आरबीआई की मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग के दौरान जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी या फिर कोई भी ऐसी सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन अगर बनती है जहाँ पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ गिरता है, देन आरबीआई मस्ट रिड्यूस द
इंस्ट्रूमेंट रेट्स सो दैट कि इकोनॉमिक बूस्ट मिले। अगर इन्फ्लेशन होता है तो होने दें, बाद में हम उस इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और अगर आरबीआई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखेगी तो इससे गवर्नमेंट के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता रहे। तो ये रिकमेंडेशन भी आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऊपर के 3 रिकमेंडेशन भी आरबीआई ने एक्सेप्ट किया था, 4th वन भी, ठीक है। और आरबीआई एक्सेप्ट कर, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। देखिए ये रिकमेंडेशन प्राइमरली गवर्नमेंट को दिए गए थे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इनमें से जितनी भी रिकमेंडेशंस मानी वो आरबीआई के साथ जो गवर्नमेंट की मीटिंग थी, उन दोनों लोग के एग्रीमेंट के बाद मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनता है, जो कि 2015 में साइंड होता है। और ऑल दोज फ्रेमवर्क और रिफॉर्म्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आरबीआई एक्ट 1934। तो अब तक ये चारों रिकमेंडेशंस मान लिए गए थे। तो जब भी मैं ये कहूँ कि आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने भी इनको अप्रूव किया, एक्सेप्ट कर लिया। 5वां रिकमेंडेशन क्या था? 5वां था कि द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स फिजिकल डेफिसिट टू equals to 3% या लेस देन 3% ऑफ जीडीपी टू प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि सरकार जो भी सरकार जो भी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर करती है, सरकार जो भी एक्सपेंडिचर करती है, सरकार के सारा एक्सपेंडिचर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सारा एक्सपेंडिचर फिजिकल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब सरकार की अपनी रेवेन्यू भी होती है, लाइक सरकार जो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या पीएसयूज़ के डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा अर्न करती है वो उसकी रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू के अगेंस्ट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ और जो भी हैं सिविल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, तो अपने पॉलिसीज सिविल प्लस डिफेंस, इन सारे चीज़ों पे जो एक्सपेंडिचर आता है, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, ये सब फिजिकल एक्सपेंडिचर हैं। तो अगर सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो सरकार को क्या होगा? घाटा होगा। उसी घाटा को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो इस कमेटी का कहना था कि सरकार के फिजिकल डेफिसिट हमारे देश के जीडीपी के 3% या इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी हम जिस भी ईयर के लिए फिजिकल डेफिसिट की बात करें, उस ईयर में जो भी हमारी जीडीपी है, जो भी हमारी नॉमिनल जीडीपी है, उस नॉमिनल जीडीपी का 3% या 3% से कम फिजिकल डेफिसिट होनी चाहिए सरकार को। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर कि वो अपनी फिजिकल डेफिसिट को 3% या इससे कम रखे ऑफ द जीडीपी। और अगर सरकार ऐसा करती है तो ये डेफिसिट इतना छोटा होता है, या ये डेफिसिट आप कह लीजिए कि ऐसा होता है जिसको आरबीआई अपनी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के साथ मैनेज कर सकती है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट कम से कम रहेगा, देन इट गिव्स लार्जर स्पेस फॉर आरबीआई टू फॉर्मुलेट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई के पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, आज़ादी होती है, काफ़ी फ्रीडम होता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए। और ये रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस रिकमेंडेशन वाज आल्सो एक्सेप्टेड। 6ठा रिकमेंडेशन क्या था? और यहाँ मैंने जितने रिकमेंडेशन लिखे हैं सारे ही रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो गए थे। 6ठा रिकमेंडेशन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी टू बी रिव्यूड एट बाई मंथली इंटरवल्स इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली इंटरवल्स। यानी कि देखिए एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होते हैं, और एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 1/4 का मतलब कितना आएगा? 3 मंथ्स। यानी 3 मंथ्स का मतलब कि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो इस तरह से साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो आरबीआई अपना जो भी मॉनेटरी पॉलिसी था उसको हर 3 महीने पे यानी एक क्वार्टर पे रिव्यू करती थी, पर उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि हम 3 महीने के बजाय हर 2 महीने पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करें। आरबीआई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और आज की डेट में एट प्रेजेंट टाइम आरबीआई रिव्यू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी एट मंथली लेवल, ठीक है। तो इस रिकमेंडेशन के हिसाब से पहले तो बाई मंथली हुआ, अब आरबीआई हर महीने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करती है। तो ये भी एक्सेप्ट हो गया था। देन देखिए 7वां रिकमेंडेशन क्या था कि
few long term repos should be introduced and 14 days repo rate should continue to serve as policy rate। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस कमेटी ने कहा कि आरबीआई को कुछ लॉन्ग टर्म रेपो रेट्स भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए। अब देखिए रेपो रेट क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है कि रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन ये जो होता है ये एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, यानी इसमें होता क्या है कि बैंक्स अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेचती हैं, आरबीआई उनको लोन देता है। 7 दिन या 14 दिन के बाद जब बैंक्स पैसा बैंक्स वापस से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती हैं और आरबीआई को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उतने दिन के लिए जो इंटरेस्ट बना है एट रेपो रेट वो आरबीआई को पे करती हैं। इसी को बोलते हैं रीपर्चेस्ड एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन और रेपो रेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो पहले क्या था कि जो आरबीआई बैंकों को लोन देती थी रेपो रेट पे वो 7 दिन यानी 1 वीक या 2 वीक के लिए था और 14 डेज जो था वो पॉलिसी रेट की तरह काम कर रहा था। तो इस कमेटी ने बोला कि आरबीआई को कुछ लॉन्ग टर्म रेपो भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, यानी कि 7 डेज 14 डेज तो हैं ही, इसके अलावा 1 मंथ, ठीक है, या फिर अप टू 8 वीक्स, ठीक है, अप टू 8 वीक्स तक का भी रेपो रेट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इनिशियली कितना था, जो रेपो ट्रांजैक्शंस आरबीआई बैंकों को ऑफर करती थी वो 1 वीक यानी 7 डेज या 14 डेज का था, एंड लेटर ऑन जो रेपो रेट इंट्रोड्यूस हुए 4 वीक्स यानी दैट इज़ 28 डेज या मैक्सिमम अप टू 8 वीक्स, यानी कि 8 वीक्स में कितने हो जाएंगे 56 डेज। यानी इस रिकमेंडेशन के बाद बैंक्स आरबीआई से 56 डेज के लिए भी लोन ले सकती थी रेपो रेट पे, लेकिन जो 14 डेज वाला रेपो रेट होगा ना ये पॉलिसी रेट की तरह ही सर्व करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर किसी बैंक को 14 दिन से ज़्यादा के लिए लोन लेना है तो वहाँ जो रेपो रेट होगा वो इस रेपो रेट से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर बैंक ज़्यादा दिन के लिए लोन लेगी तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा देती है। तो रेपो रेट क्या होते हैं, रेपो रेट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट बट दे ऑल्सो चेंजेस बाय द टाइम पीरियड। अगर बैंक 7 दिन के लिए लोन लेती है तो उसके लिए जो रेपो रेट होता है वो कम होता है। 14 दिन का जो रेपो रेट होता है जो कि पॉलिसी रेट है ये तो आज की डेट में 6.5 है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है जो 28 दिन या 1 महीने के लिए अगर रेपो ट्रांजैक्शन में लोन लेती है तो वहाँ उसको ये इंटरेस्ट रेट 6.5 से ज़्यादा पड़ेगा, या फिर अगर वो 56 डेज के लिए तो आरबीआई उसे इस रेपो रेट से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है लेकिन जो 14 डेज वाला रेपो रेट है यही पॉलिसी रेट की तरह एक्ट करना चाहिए। पर अपार्ट फ्रॉम दिस 14 डेज रेपो रेट आरबीआई को कुछ लॉन्ग टर्म रेपो रेट दैट इज 28 डेज या अप टू 56 डेज और 8 वीक्स के भी रेपो रेट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और ये रिकमेंडेशन भी आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यानी आज की डेट में बैंक्स चाहें तो रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर 56 डेज तक का भी लोन ले सकती हैं। 8वां रिकमेंडेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी टू बी ड्राफ्टेड बाय अ 5 मेंबर कमेटी विच इज़ नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो उर्जित पटेल कमेटी ने ये कहा कि भाई अब जो मॉनेटरी पॉलिसी बननी चाहिए इस देश में वो एक 5 मेंबर की कमेटी बनाएगी। ठीक है, उसको काफ़ी ऑटोनॉमी होगी और उस कमेटी का काम ही होगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करे। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन भी मान लिया गया था, पर इस रिकमेंडेशन के बाद मतलब इस रिकमेंडेशन के आधार पे आरबीआई और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन हुआ उसमें ये कमेटी 5 मेंबर के बजाय 6 मेंबर कमेटी बन गई। ठीक है, तो ओरिजिनल रिकमेंडेशन में 5 मेंबर कमेटी था, बट जो कि फ्रेमवर्क 2015 में अडॉप्ट हुआ उसमें जो एमपीसी बनी वो 6 मेंबर कमेटी थी। तो चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। तो एक बार हमने देख लिया सारे रिकमेंडेशंस, अब हम इस एमपीसी को पढ़ लेते हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है
इसका क्या नेचर, इसका क्या आप कह लीजिए कि इसका कॉम्पोजिशन और इसका वर्क, ठीक है। तो फ्रॉम दिस रिकमेंडेशन इन 2015 monetary policy framework was signed between RBI and Government of India, and because of that a monetary policy committee was set up in 2016. So in 2016 monetary policy committee was formed with 6 members, ठीक है। तो देखिए पहला जो मेंबर थे वो ऑफ कोर्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। अच्छा देखिए 2013-14 के दौरान जो आरबीआई के गवर्नर थे वो डॉक्टर रघुराम राजन जी थे, और डॉक्टर उर्जित पटेल जो थे ये मॉनेटरी पॉलिसी के डिप्टी गवर्नर थे। तो वन मेंबर विल बी ओके, लेट मी चेंज द कलर। वन मेंबर विल बी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। सेकेंड मेंबर विल बी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कि उस वक्त खुद ही डॉक्टर उर्जित पटेल जी थे, ठीक है। और मैंने बताया कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एंड दिस डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ द वन हु इज इन चार्ज और हेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और डिप्टी गवर्नर का काम होता है टू असिस्ट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तीसरा जो व्यक्ति थे वो थे गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, and this executive director should also be in charge of monetary policy, ठीक है। तो ये 3 मेंबर तो हो गए, गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई हु इज इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। प्रेसिडेंस कैसे होता है कि सबसे ऊपर होंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई, उनके नीचे होंगे डिप्टी गवर्नर, उनके नीचे आएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। ये तो 3 मेंबर हो गए आरबीआई से। अब 3 मेंबर गवर्नमेंट के अपॉइंटी थे, राइट। द रेस्ट ऑफ 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट बट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। 3 मेंबर दैट इज 4, 5 एंड 6। ये जो 4, 5, 6 ये जो अगले 3 मेंबर्स हैं, ये these three members we can say that they are appointed by selection cum search committee, and this selection cum search committee is the committee who elect these 3 members and they become the member of MPC, and this selection cum search committee is headed by cabinet secretary, ठीक है। तो सिलेक्शन कम सर्च कमेटी का काम है कि 3 एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड द वन हु हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दीज 3 मेंबर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय सिलेक्शन कम सर्च कमेटी, ठीक है। तो एमपीसी एक 6 मेंबर की बॉडी हो गई। अब वी विल सी द फंक्शंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नाउ अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करेगी। कॉम्पोजिशन हो गया, देन वी विल सी दी फंक्शंस। और important features of this monetary policy committee।
तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फंक्शन या इम्पोर्टेंट फीचर्स को हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहला फीचर क्या था। पहला फीचर था कि ईच member will have one vote. Each member will have one vote. Second, no veto power. No veto power is given to RBI गवर्नर। ठीक है, नो वीटो पावर इज़ गिवन टू RBI गवर्नर। RBI गवर्नर को कोई भी वीटो पावर नहीं मिला, पर उनको एक स्पेशल प्रिविलेज मिला, दैट इज़ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट, इसी कास्टिंग वोट को हम बोलते हैं टाई ब्रेकर वोट टू RBI गवर्नर। यानी देखिए हर मेंबर के पास एक वोट है, यानी हर मेंबर का इक्वल से है। RBI गवर्नर को कोई भी वीटो पावर नहीं था, पर RBI गवर्नर को एक स्पेशल प्रिविलेज मिला, वो है कास्टिंग वोट, जिसको कि हम टाई ब्रेकर वोट कहते हैं। यानी चूंकि 6 मेंबर हैं, मान लीजिए कि कोई मॉनेटरी पॉलिसी, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई पॉलिसी है, उसको लेकर 3 लोग फेवर में हैं, 3 लोग उसके अगेंस्ट में हैं, तो यहाँ पर टाई हो जाएगा, तो डिसीजन नहीं हो पाएगी उस केस में। तो अगर इस टाई को ब्रेक करना है तो फिर RBI गवर्नर के पास एक सेकंड वोट होता है। ठीक है, तो RBI गवर्नर पहली बार तो वोट डाल दिए, तभी तो 6 लोगों में से 3-3 का टाई हुआ, लेकिन एक बार टाई हो गया, उस टाई को तोड़ने के लिए RBI गवर्नर है सेकंड वोट, तो ये फिर सेकंड वोट डालेंगे और ये जिस भी पार्टी को फेवर कर देंगे वो उसका डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो RBI गवर्नर हैज़ ए टाई ब्रेकर और कास्टिंग वोट, यानी कि एंड ही विल यूटिलाइज दिस सेकेंड वोट ओनली इन द केस इफ देयर इज ए टाई। ठीक है, तो ये तो इतनी बातें हो गई। तो पहला इसका फीचर हो गया। दूसरा तीसरा फीचर देखिए, चौथा फीचर क्या था कि एवरी मिनट्स ऑफ दिस मीटिंग, every minutes of the meetings every minute of this meeting of MPC must be published by RBI after 14 days। ठीक है, यानी कि जो भी MPC की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन होगा मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, जो भी डिस्कशन, डिबेट और जो भी डिसीजंस बनेंगे, वो पूरे मीटिंग के हर मिनट की बातचीत जो है वो RBI 14 दिन बाद पब्लिश करेगी। ठीक है, तो हर 14 दिन के बाद, यानी MPC के मीटिंग के 14 दिन बाद RBI मिनट्स ऑफ मीटिंग को पब्लिश करती है इन RBI पब्लिकेशंस। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई, 4 फीचर हो गए। लेट्स सी द 5th फीचर। जो 5वां फीचर था MPC का वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, गवर्नमेंट can convey his views या suggestions to MPC prior to its meeting in writing। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट है या जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी इनके सजेशंस है, ये MPC के मीटिंग से पहले उनको राइटिंग में भेज सकते हैं। वाई इन राइटिंग, देखिए अगर सरकार MPC को कुछ कहती है और अगर MPC उन सलाहों को इनकॉर्पोरेट करती है और कल की डेट में कुछ गड़बड़ होता है,
तो मिनट ऑफ मीटिंग्स तो पब्लिश हो गए, तो एमपीसी तो अकाउंटेबल हो गई, पर सरकार अकाउंटेबल कब होगी? जब सरकार ने राइटिंग में दिया हो, ठीक है। यानी अगर हमें किसी को अकाउंटेबल हेल्ड करना है तो हम तभी हेल्ड करेंगे जब हमारे पास उनका एक राइटिंग प्रूव हो। हालांकि एमपीसी ऑटोनॉमस होती है विद रिगार्ड टू फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पर अगर गवर्नमेंट कोई सजेशन देती है तो इफ़ दैट सजेशन इज रिफॉर्मेटिव इट इज़ राइट देन दे इनकॉर्पोरेट इट। पर वो जो भी सजेशन ओपिनियन है वो सरकार को राइटिंग्स में देनी होंगी प्रायर टू द मीटिंग से पहले। इतनी बातें हो गई। अब देखिए कि अगर एमपीसी को मीटिंग करनी है तो जो कोरम होता है, कोरम मस्ट बी 4। कोरम मतलब क्या होता है? देखिए कोरम एक अटेंडेंस होती है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम अटेंडेंस टू कंडक्ट द बिजनेस। मतलब अगर आप ये कह लीजिए कोई भी असेंबली है, अगर उस असेंबली को अपना बातचीत कंडक्ट करना है, अपना बिजनेस कंडक्ट करना है, तो कम से कम उतने मेंबर होने चाहिए जिनके बाद कि वो कमेटी बातचीत पे आगे बढ़े। तो जैसे मान लीजिए कि इस एमपीसी के लिए जो कोरम है वो 4 मेंबर का है, यानी एमपीसी में 6 मेंबर हैं। अगर किसी भी मीटिंग में इन 6 में से कम 4 मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी एमपीसी की मीटिंग होगी। अगर 4 से कम मेंबर हैं तो वो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी, यानी उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी। तो मीटिंग के लिए कम से कम 4 मेंबर, 5 या 6 मेंबर चाहिए। तो जो मिनिमम अटेंडेंस होना चाहिए फॉर द मीटिंग टू गो अहेड इज द कोरम, दैट इज 4 मेंबर। और देखिए एटलीस्ट 4 मीटिंग्स शुड हैपन इन अ ईयर, यानी एक साल में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए। और 5वां देख लेते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब जो मेन काम होता है वो रेपो रेट या पॉलिसी रेट को डिसाइड करना, ठीक है। हालांकि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो भी क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं लाइक CRR, SLR, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, ठीक है, तो इन सारे रेट पे ही बातचीत होती हैं कि इनको बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, कि सिर्फ यही रखना चाहिए। पर मेनली द डिस्कशंस आर ऑन द रेपो रेट। तो जो मेन एमपीसी का जो मेन आप कह लीजिए कि जो डिस्कशन होता है वो रेपो रेट या पॉलिसी रेट के अराउंड होता है। बिकॉज देखिए रेपो रेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि बैंक्स आरबीआई से जो ज़्यादातर लोन लेती हैं वो रेपो रेट पे लेती हैं। क्यों? क्योंकि रेपो रेट लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आप बैंक रेट देखेंगे तो वो भी रेपो रेट से ज़्यादा होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी रेपो रेट से ज़्यादा होता है। इनफैक्ट बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो रेपो रेट या पॉलिसी रेट के आधार पर बनते हैं। और ये जो रेपो रेट या पॉलिसी रेट होता है ये 14 डेज़ वाला रेपो ट्रांजैक्शन पे लगता है। 14 डेज़ वाला रेपो ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो देखिए, तो बैंकों के लिए लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, और बैंकों को इस पे 7 दिन या 14 दिन के लिए लोन मिलता है, ठीक है। तो मेनली, और अगर रेपो रेट को घटा दिया जाएगा तो बैंक्स आरबीआई से ज़्यादा बोरो करेंगे, इकॉनमी में भी लोअर इंटरेस्ट पे लोन देंगे, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स आरबीआई से लोन कम लेती हैं, और अगर लेती भी हैं तो इकॉनमी में हायर इंटरेस्ट चार्ज, ओवरऑल मनी सप्लाई गिरता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ द नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपीसी, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ बात कर लें, मैं इसको लिखूँगा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ थ्योरेटिकली। ओके, अगर हम ये जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए एमपीसी की वजह से क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ गई। बिकॉज देखिए कि अब एमपीसी में 3 मेंबर आरबीआई के हैं, 3 गवर्नमेंट के अपॉइंटी हैं। दूसरी बात है कि
ये इस मीटिंग में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी डिस्कशंस अराइव हो रहे हैं, वो आरबीआई 14 दिन बाद पब्लिश कर रही है। यानी कि हर व्यक्ति अपने डिसीजन, अपने एक्शन, अपने से के लिए अकाउंटेबल है, पहली चीज़। दूसरी बात है कि एमपीसी आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन को स्मूदन करती है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाती है, या आरबीआई और गवर्नमेंट के रिलेशन को स्मूथ करती है। बिकॉज 3 मेंबर आरबीआई के हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट के अपॉइंटी हैं। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट का एक तरह से जो से है, गवर्नमेंट के से के लिए जो गवर्नमेंट की बातें हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करना आसान हो जाता है, बिकॉज ऑफ द 3 अपॉइंटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाता है। तीसरी बात है कि देखिए, जो आरबीआई गवर्नर हैं उनके ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से कुछ भी गड़बड़ जाती है तो आरबीआई गवर्नर कह सकते हैं कि ये 6 लोगों के द्वारा बनी थी, मेरे पास भी उतने ही अधिकार थे जितना हर एक व्यक्ति के पास अधिकार, क्योंकि सबको एक वोट है। तो अगर कुछ भी गलत हो तो इन 6 लोगों की आप ये कह लीजिए कि एक साथ गड़बड़ी है, और किससे ज़्यादा गड़बड़ी हुई वो आपको पब्लिकेशंस में दिख सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन को बेहतर करता है, मॉनेटरी पॉलिसी फार्मूलेशन को ट्रांसपेरेंट करता है, आरबीआई गवर्नर को फ्रीडम देता है, यानी कि आरबीआई गवर्नर के ऊपर से प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ देखिए, इट इम्प्रूव्स इट रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ऑन आरबीआई गवर्नर। ओके, और देखिए और हम कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स फॉर डाइवर्स व्यू एंड पर्सपेक्टिव इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और देखिए कि ये 6 मेंबर होने के नाते, 3 आरबीआई 3 गवर्नमेंट के अपॉइंटी, ये 6 मेंबर होने के नाते डिस्कशन या डिसीजन मेकिंग को एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। ये 6 मेंबर ढेर सारे एस्पेक्ट पे डिबेट डिस्कशन की, ओके अगर हम रेपो रेट बढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो मतलब वो हर एक एस्पेक्ट पे डिबेट डिस्कशन के बाद एक वाइडर पर्सपेक्टिव को इनकॉर्पोरेट करके डिसीजंस बनाते हैं। सो अगर कंक्लूड किया जाए तो इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी इन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट रिड्यूसेस पॉलिटिकल प्रेशर ऑन आरबीआई गवर्नर, इट smoothen the coordination between RBI and government, okay, and fourth one is it give wider perspective in the formulation of monetary policy, and if something goes wrong everyone is accountable for their decision or action as per the minutes of meeting publications which RBI releases in public domain after every 14 days once the meeting has happened. So this is all about the recommendation of Dr. Urjit Patel committee, that is committee to review and strengthen the monetary policy framework। और फिर उनके MPC उन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए रिकमेंडेशन दिया, ही ओरिजिनली गिवन द रिकमेंडेशन फॉर 5 member committee, but as per the government and RBI agreement in 2015, that is monetary policy framework agreement, in 2016 6 member MPC have been formed। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच साइन हुआ इन 2015, इट वाज बेस्ड ऑन द डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेशन। द नेम ऑफ कमेटी वाज कमिटी टू रिव्यू एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, सेटअप इन 13, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2014 जैन। रिकमेंडेशन क्या थे कि मॉनेटरी पॉलिसी WPI बेस्ड इन्फ्लेशन के बजाय CPI बेस्ड इन्फ्लेशन पे होना चाहिए। आरबीआई को अपने करंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो कि 2014 में 10% था, इसको अगले 2 सालों के अंदर 6% पे लाए बाय 2016। उसके बाद आरबीआई अपनी इन्फ्लेशन टारगेटिंग को 2 से 6% में रखे। आइडियली इट शुड बी 4%, बट वी प्रोवाइड यू फ्लेक्सिबिलिटी और टॉलरेंस ऑफ +-2%। आरबीआई एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखे जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट कर सकें। और अगर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है तो आरबीआई का गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है, या फिर इट स्मूदन द रिलेशनशिप बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इस फिजिकल डेफिसिट टू 3% और बिलो 3% ऑफ जीडीपी, और सरकार को अपना जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी का 3% या उससे कम रखे। ये आरबीआई को स्कोप देता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को
फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल तरीके से ऑपरेट कर सकें। साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी को क्वार्टरली रिव्यू के बजाय बाई मंथली यानी 2 महीने पे रिव्यू किया जाए, और आज की डेट में 1 महीने पे। फ्यू लॉन्ग टर्म रेपो शुड बी इंट्रोड्यूस अदर देन द 7 डेज और 14 डेज रेपो रेट विच इज़ पॉलिसी रेट। तो 7 दिन वाला तो है ही, 14 दिन वाला जो रेपो रेट है ये पॉलिसी रेट है, पर इनके अलावा लॉन्ग टर्म रेपो होने चाहिए। और आज की डेट में आरबीआई ने 8 वीक्स तक का रेपो ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, यानी अप टू 56 डेज। तो ये भी हो गया। और एमपीसी होना चाहिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, ठीक है, और 5 मेंबर कमेटी होनी चाहिए। तो ये सारे रिकमेंडेशंस थे और ये सारे ही आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। और फिर जो एमपीसी बनी 2016 में, उसके ये कंपोजिशन थे और उनके ये फीचर्स थे। और इस कमेटी का मेनली काम क्या है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के या मॉनेटरी पॉलिसी के, उन इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करना, उन रेट्स को डिसाइड करना, मेनली द रेपो रेट और द पॉलिसी रेट। तो ये लेक्चर तो हो गया। इसके बाद इन रिकमेंडेशंस के आधार पे जो भी आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ, उनके फीचर्स को हम देखेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।